नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में करनाल से करीब 3000 गाड़ियां सिंघू बॉर्डर पहुंची। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रवासी मजदूरों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, कहा आज आप हलफनामा दाखिल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी एमपी गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ी हैं। हाई कोर्ट में ड्रग कंट्रोलर को कहा कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो और कार्रवाई करें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन, करनाल से करीब 3000 गाड़ियां सिंघू बॉर्डर पहुंची। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के आंदोलन को मजबूत करने और उनका समर्थन करने के लिए हरियाणा के करनाल से भारी संख्या में किसानों का समूह एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पहुंच गया है। आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए हरियाणा के करनाल से करीब 3000 गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंची है। इस मसले पर किसान नेता दर्शनपाल ने आईएनएस से बात करते हुए बताया कि किसान अब अपनी खेती से फ्री हुए हैं। इसके बाद अब आंदोलन को मजबूत करना है। पिछले कुछ वक्त से खेती की कटाई के कारण किसान अपने अपने गांव चले गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, आप आज हलफनामा दाखिल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सोमवार को हुई सुनवाई में हलफनामा दाखिल करने में हुई देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आपको सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपने इसे अभी किया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की धीमी प्रक्रिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार और प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उन्हें योजनाओं का फायदा नहीं मिल सकता। कोर्ट ने कहा कि अभी कामगारों को सरकार के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के पास जाएं और उनका रजिस्ट्रेशन करें। सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी जताते हुए कहा, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को असंगठित कामगारों का एक डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू हुई थी। हम जानना चाहते हैं कि इस स्कीम का स्टेटस क्या है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लानी चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो सरकार को कामगारों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने के लिए कह सकती है, लेकिन कोर्ट सरकार को मजदूरों के खाते में रकम ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देगी, क्योंकि ये एक नीतिगत निर्णय है। जस्टिस शाह ने कहा कि जो मजदूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उनके पास सरकार को खुद पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन निगरानी कौन करेगा? क्या नोडल अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं और किसको रिपोर्टिंग करते हैं? वहीं जस्टिस भूषण ने कहा कि हमारी चिंता तो ये है कि योजनाएं तो हैं, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मजदूर ठीक ढंग से रजिस्टर्ड नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के विचार से सहमत हैं। प्रवासी मजदूरों की पहचान और रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ताकि दूसरी योजनाओं की तरह इनके खातों में भी सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमपी गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ी। हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को कहा, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो और कार्रवाई करें। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और नेता हैं। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फेबल्यू जैसी दवाइयां लेकर बांटी होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका यह तरीका सही था जब उन दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही हो। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या गौतम गंभीर कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाएं बड़ी मात्रा में खरीदने और उन्हें लोगों के बीच बांटने में सक्षम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया कि वह इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करे और कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में 3 मामलों की जाँच की जानी चाहिए। एमपी बीजेपी गौतम गंभीर, आप विधायक प्रीति तोमर और आप विधायक प्रवीण कुमार पर जो आरोप लगे हैं। जहां तक गंभीर की बात है तो एक डॉक्टर गर्ग के लिखे पर्चे पर 2628 स्ट्रिप खरीदी और बांटने का मामला है। इस मामले की 17 मई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर से पूछा था कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में देश भर में कोविड दवाइयों की किल्लत थी, आम आदमी को ये दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, ऐसे में आपको इतनी ज्यादा मात्रा में कोविड की दवाइयां कहां से मिल गई। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को इस तरीके से जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं तब उन्हें डीजीएचएस को दवाइयां देनी चाहिए और डीजीएचएस जरूरतमंदों को बांट देगा। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि हम जरूरी दवाइयां सीज करते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम सीज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये नॉर्मल और लीगल प्रोसीजर है। सीज करने का काम पुलिस करेगी। हम केवल इतना कहते हैं कि अपने नेताओं और राजनीतिक दलों के नेताओं से कहिए कि वो अपने आप को ठीक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट को लेकर मायावती ने यूपी और केंद्र सरकार को घेरा, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, पूरा देश इस समय कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है।
है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लगातार केंद्र व राज्य सरकार पर हमलावर हैं। कोरोना को लेकर मायावती ने केंद्र को घेरा। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, कोरोना प्रकोप के सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी फैल जाने से भारत सुर्खियों में आ गया है। फिर भी सरकारें इसकी उचित तैयारी व उससे जनता को राहत दिलाने के संबंध में ताबड़तोड़ घोषणाएं ऐसे कर रही है जैसे चुनाव के समय में हवाई वादों का प्रचलन है। अति दुखद। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, जबकि सख्त जरूरत है कि यूपी व अन्य राज्यों में पहले से ही डॉक्टर व अन्य सरकारी कर्मचारियों आदि के अभाव में खासकर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि बेकार व खस्ताहाल पड़े हैं उन्हें तत्काल सक्रिय किया जाए ताकि ग्रामीण भारत के अधिसंख्यक गरीब व बेसहारा लोगों को इसका लाभ फौरन मिल सके। इससे पहले मायावती ने रविवार को कोरोना से संबंधित बताए जा रहे फंगस और अन्य रोगों को जानलेवा बताते हुए देश में अभी तक की स्वास्थ्य तैयारियों को आधा अधूरा करार दिया है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को ठोस उपायों पर काम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, केवल कोरोना वायरस का प्रकोप ही नहीं बल्कि इससे जुड़े फंगस आदि के दूसरे रोग भी अति गंभीर व जानलेवा हैं। इसके लिए भी केंद्र और राज्य सरकारों को पूरी गंभीरता के साथ ठोस उपायों पर काम करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले में देश में तैयारी अभी तक काफी कम व आधी अधूरी लगती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टूल किट मामला, रायपुर पुलिस के सामने 26 मई को पेश होंगे संबित पात्रा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस ने कथित फर्जी टूल किट मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस के नोटिस के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर पुलिस के सामने बुधवार को पेश होंगे। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन रायपुर ने यह जानकारी दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह तथा पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। सिविल लाइंस पुलिस थाने के प्रभारी आर.के. मिश्रा ने कहा, पात्रा पुलिस के जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। उनके वकील के मुताबिक वह किसी निजी काम में व्यस्त थे। उन्होंने पुलिस के सामने पेश होने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर पुलिस के सामने 26 मई मंगलवार को पेश होंगे। सिविल लाइंस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि इसी तरह का नोटिस रमन सिंह को भी भेजकर उनसे सोमवार को 12:30 बजे अपने आवास पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके। उन्होंने बताया कि नोटिस में रमन सिंह से कहा गया कि वह जानकारी दे कि उनके नाम का ट्विटर अकाउंट उनका है तथा वह उस अकाउंट के एक्सेस की जानकारी दे। साथ ही कहा गया है कि वह जानकारी दे कि एआईसीसी रिसर्च प्रोजेक्ट और कॉर्नरिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मैनेजमेंट नामक दस्तावेज किससे प्राप्त हुआ। बीते 18 मई को उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई है। पात्रा ने आरोप लगाया था कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संबित पात्रा ने पुलिस से मांगा 7 दिन का समय। कल रायपुर पुलिस पूर्व सीएम रमन सिंह से करेगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस ने टूल किट मामले पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। संबित ने छत्तीसगढ़ पुलिस से फिलहाल 7 दिनों का समय मांगा है। वहीं अब इस मामले में ही कल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछताछ होगी। बता दें कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने रायपुर में टूल किट मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इनमें इसी रिसर्च डिपार्टमेंट लेटर हेड पर कथित रूप से झूठा और मनगढ़ंत कंटेंट छापने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि NSUI के FIR दर्ज कराने के बाद रायपुर पुलिस ने संबित पात्रा को आज शाम 4 बजे रायपुर के सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट करने को कहा था। पुलिस ने संबित को थाने में व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन अब संबित पात्रा ने पुलिस के सामने पेश होने के लिए 7 दिनों का समय मांगा है। बताया जा रहा है कि अगर अब 7 दिनों के भीतर संबित पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो रायपुर पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। रायपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को 12:30 बजे अपने घर पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस उनके घर पर ही उनसे पूछताछ करेगी। दरअसल सिविल लाइन थाने में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस संकट के वक्त फायदा उठाकर पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल कर रही है। कांग्रेस ने इन आरोपों को फेक बताया था, किसी भी तरह की टूल किट के इस्तेमाल से इनकार किया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर 19 मई को सिविल लाइंस थाने में फर्जी खबर फैलाने और वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया था। शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने नकली लेटर हेड का उपयोग करके मनगढ़ंत कंटेंट प्रसारित किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि इस फर्जी कंटेंट को फैलाने का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों की मदद करने में मोदी सरकार की भारी विफलता से ध्यान हटाना था। आईपीसी की धारा 469, 504, 505(1) B के तहत मामला दर्ज किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों का किसान मोर्चा को समर्थन। 26 मई को किसान का विरोध दिवस। जी हां दोस्तों, विपक्ष की 12 पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के 26 मई को आहूत देशव्यापी विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है। इस मामले में सभी 12 मुख्य पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी कर समर्थन दिया है। दरअसल किसान संगठन अपने आंदोलन के 6 माह पूरा होने के मौके पर एक दिन का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। मोर्चे को समर्थन देने वाली पार्टियों में कांग्रेस, जेडीएस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, जीएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बाकी 10 पार्टियों के अध्यक्षों ने संयुक्त बयान जारी कर किसानों के विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है। विपक्षी पार्टियों ने पीएम को लिखा था पत्र। बता दें कि 12 मई को विपक्षी पार्टियों ने कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की थी, ताकि लाखों अन्नदाताओं को कोरोना महामारी से बचाया जा सके और किसान अन्न पैदा कर सके। संयुक्त बयान में विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की है और स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। विपक्षी दलों ने सरकार से किसानों से दोबारा बातचीत करने की मांग की है और हठधर्मिता छोड़ने को कहा है। किसान पिछले नवंबर से ही दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वे 3 केंद्रीय कानूनों पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। एसकेएम में किसानों के 40 संघ शामिल हैं। मोर्चा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने सरकार से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ फिर से बातचीत शुरू करने को कहा है। एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात की थी। 26 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। गणतंत्र दिवस के दिन ही राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो गई थी। एसकेएम ने एक बयान में कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने को कहा है। इस पत्र में किसान आंदोलन के कई पहलुओं और सरकार के अहंकारी रवैये का जिक्र। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में शिक्षकों की मौत का मामला। प्रियंका ने कहा, लीपा पोती ना करे सरकार, मुआवजा दे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। प्रियंका ने रविवार को ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत सभी शिक्षकों कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा, पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षकों की मौत सरकारी निष्ठुरता का शिकार ना हो। उन्होंने ड्यूटी का कर्तव्य निभाया। अब उत्तर प्रदेश सरकार लीपापोती ना करके सभी मृत शिक्षकों कर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा व एक आश्रित को नौकरी दे। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 1621 टीचरों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हुई है। इस पर यूपी सरकार के बेसिक शिक्षक विभाग की तरफ से कहा गया कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है जो मुआवजे के पात्र हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसचिव सत्य प्रकाश की ओर से जारी एक प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार घर से ड्यूटी स्थल और ड्यूटी स्थल से घर के बीच मौत होने पर ही मुआवजा देने का प्रावधान है। इसका निर्धारण भी आयोग ही करता है। आयोग को जिलाधिकारियों की ओर से अब तक मात्र 3 परिषदीय शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणिक सूचना मिली है। विभाग ने मृतक आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान जल्द कराने का आश्वासन दिया है। प्रियंका गांधी ने इस मामले में इससे पहले ट्वीट करते हुए लिखा था, पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर पर जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिला और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेठी के हर घर को सैनिटाइज कराएंगे राहुल गांधी, पंचायत स्तर पर कांग्रेस चलाएगी अभियान। जी हां दोस्तों, अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र के हर घर को सैनिटाइज कराएंगे। इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र में 20,000 मास्क का वितरण कराया जा रहा है और जल्द ही दवाओं की किट भी वितरित की जाएगी। राहुल की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए स्थानीय संगठन तैयारी बनाने में जुट गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भेजने के बाद अब राहुल गांधी ने अमेठी के हर घर को सैनिटाइज कराने का निर्णय लिया है। राहुल के निर्देश पर जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल की अगुवाई में ग्राम पंचायत स्तर पर सैनिटाइजेशन कराने की योजना की तैयारी की जा रही है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम सभा अध्यक्ष के माध्यम से क्षेत्र के प्रत्येक घर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी की ओर से आवश्यक दवाओं की एक किट भी भेजी जा रही है, जिसका वितरण जरूरतमंद लोगों को संगठन के माध्यम से किया जाएगा। अमेठी से चुनाव हारने के बाद भी गांधी परिवार यहां से अपना ताल्लुक बनाए रखे हैं। चुनाव हारने के महज 3 महीने बाद ही राहुल गांधी जहां अमेठी आए थे, वहीं प्रियंका और सोनिया भी अमेठी
अमेठी आ चुकी हैं। पिछले वर्ष भी भेजी थी सामग्री। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के दौरान राहुल गांधी ने अमेठी में मास्क, सैनिटाइजर वितरण के साथ ही राशन भी भिजवाया था। पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजर व राशन का वितरण किया था। हमारे नेता हर घड़ी हमारे साथ, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी हर घड़ी अमेठी परिवार के साथ हैं। अमेठी उनका राजनीतिक क्षेत्र नहीं है बल्कि परिवार है और यहाँ के लोगों की सहायता करके उन्हें हर पल इसका एहसास भी कराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेंट्रल विस्टा पर कपिल सिब्बल का हमला, कहा पट्टिका को हटाए अगली सरकार। जी हां दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार को वैक्सीन खरीदनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक का टीकाकरण करना चाहिए, पीएम केयर्स फंड सहित सभी संसाधनों को लगाना चाहिए, बजट में टीकाकरण के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ रुपए का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा इन दिनों देश जिस वास्तविक समस्या का सामना कर रहा है वह पर्याप्त टीका उत्पादन सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने पूछा कि टीकों के उत्पादन में शामिल कंपनियों की लिमिट क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं को बाहर रखा गया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा सरकार को दिए गए सुझाव को सही ठहराया। आरोप लगाया कि संकट के समय सरकार ने प्रदर्शन नहीं किया है। 4 मुख्यमंत्रियों सहित 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकना चाहिए, इसके बजाय ऑक्सीजन टीकों की खरीद के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। कांग्रेस महामारी से निपटने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्षी दलों की सलाह पर ध्यान नहीं देने को लेकर सरकार पर हमला करती रही है। दूसरी तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के निर्माण को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस ने भेजा नोटिस, शाम 4 बजे थाने में पेश होने को कहा। जी हां दोस्तों, टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दर्ज करवाए मामले में पुलिस ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। रायपुर के सिविल लाइन थाने के प्रभारी ने कल देर शाम ईमेल के जरिए श्री संबित पात्रा को भेजे गए नोटिस में उनके खिलाफ धारा 504, 505(1), BC 469 एवं 188 के तहत दर्ज अपराध में आज शाम 4 बजे थाने में व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने को कहा है। नोटिस का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। ज्ञातव्य है कि टूल किट विवाद में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कांग्रेस के कूट रचित लेटर हेड की झूठी और मनगढ़ंत कहानी सोशल मीडिया में प्रचारित करने के आरोप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 19 मई को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। डॉक्टर सिंह को भी पुलिस ने इसी तरह का नोटिस जारी किया है। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया और कहा कि इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई है। एक टूल किट का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस ने महामारी के समय ऐसे ही टूल किट के जरिए सरकार को घेरने के लिए विभिन्न माध्यमों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महामारी को प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा पर फर्जी टूल किट तैयार करने का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके वरिष्ठ नेताओं बीएल संतोष, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा तथा कई अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मैनेजरों को पत्र लिखकर झूठ फैलाने वाले इन वरिष्ठ भाजपा नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट खत्म करने का आग्रह भी करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 एक तो महामारी, उस पर प्रधान अहंकारी, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2.40 लाख दैनिक मामले सामने आए तो वहीं 3,741 मरीजों की मौत हो गई। इस बीच ब्लैक फंगस नामक इन्फेक्शन ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक आर्टिकल शेयर करते हुए कहा, एक तो महामारी और उस पर प्रधान अहंकारी। वहीं इस ट्वीट के साथ शेयर किए गए आर्टिकल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश यादव के सरकार पर बड़ा आरोप लगाने की बात कही गई है। आर्टिकल में कहा गया है कि यादव ने सरकार के ऊपर वैक्सीन अभियान के दौरान उपलब्ध वैक्सीन स्टॉक और WHO के गाइडलाइन को ध्यान में रखने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि राहुल पहले भी वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर निशाना साध चुके हैं। बीते शनिवार को ही उन्होंने अपने एक ट्वीट में मोदी सिस्टम के कुशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इस संकट से जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। देश में पिछले एक सप्ताह से कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। अप्रैल में जब से दूसरी लहर का प्रकोप शुरू हुआ तब से वैक्सीनेशन तेज किया गया था। 10 अप्रैल को 36,59,356 लोगों की एक दिन में वैक्सीन की डोज लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद आंकड़ा गिरने लगा। 21 मई को 24 घंटे में वैक्सीन की 17,97,274 डोज लगाई गई। इन 40 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन में 50% यानी आधे की गिरावट दर्ज की गई। अलग अलग राज्यों से आ रही खबरों के मुताबिक उनके पास वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।